ओके तो हेलो एवरीवन, गुड आफ्टरनून, बहुत बहुत गुड आफ्टरनून आप लोगों को। और आज हम मिले हैं अपना ऑडिट के लेक्चर के लिए और हम इसको आगे बढ़ाएंगे। जहाँ तक कि मुझे याद है कि हम लोगों ने अपना चैप्टर 1 फिनिश कर दिया है पूरा का पूरा, और हम लोग अपने नेक्स्ट चैप्टर की ओर हैं जो कि हमने लास्ट क्लास में शुरू ही किया था। तो अब जो हमने चैप्टर शुरू किया था उसको आगे बढ़ाते हैं, और आगे बढ़ाने से पहले हम एक काम करेंगे अपनी परंपरा अनुसार कि पहले जो पढ़ा था इस चैप्टर में उसको रिवाइज कर लेंगे, देन आगे बढ़ेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। चैप्टर नंबर 11 हमने चालू करा था। चैप्टर नंबर 11 का नाम क्या है? एथिक्स एंड टर्म्स ऑफ एंगेजमेंट, जिसमें एथिक्स का मीनिंग क्या होता है? जो हमारे मोरल गाइडलाइंस है, जो हमारे मोरल गाइडलाइंस है, जो हमारे मोरल प्रिंसिपल है कि क्या सही है क्या गलत है, जो इंटरनली हमें सिखाया गया है एक तरीके से, वो सब क्या है? हमारे एथिक्स है कि हमें क्या करना है क्या नहीं करना है, जो जरूरी है जो सही है उसी रास्ते पर चलो, जो गलत है वो मत अप्लाई करो। क्या वो ऑडिट करते समय सीए में भी वो चीज़ अप्लाई करनी चाहिए? जी हाँ, बिल्कुल करनी चाहिए। जब आप किसी कंपनी का ऑडिट कर रहे हैं तो आपको पता होना चाहिए कि आप क्या काम कर रहे हैं और क्या नहीं कर रहे हैं, क्या सही है और क्या गलत, ये बाइफर्केशन करना आना चाहिए, तभी तो आप सही से कर पाएंगे अपना ऑडिट। और आपका ऑडिट सही तरीके से होना क्यों जरूरी है? क्योंकि आपकी रिपोर्ट पर, आपके ऑडिट किए गए सिग्नेचर पर, वहां पर बहुत सारे स्टेक होल्डर्स का डिसीजन डिपेंडेंट है। तो कहीं ना कहीं आप अगर सही राह पर चलेंगे तो सही तरीके से ऑडिट कर पाएंगे, तो जो बेचारे स्टेक होल्डर हैं वो सही डिसीजन ले पाएंगे कि हाँ भाई ऑडिटर साहब ने सही सिग्नेचर करे हैं, सही तरीके से रिपोर्ट दी है, अब हम डिसाइड करते हैं कि क्या करा है। लेकिन हमारा ऑडिटर ही क्या होगा अगर बिक जाएगा और ऑडिटर ही अपना काम सही से नहीं करेगा, ईमानदारी से नहीं करेगा, इंडिपेंडेंटली नहीं करेगा, तो नुकसान हो जाएगा समाज का, तो पब्लिक इंटरेस्ट में चीज नहीं होगी। तो समझ आया एथिक्स का मीनिंग पहले ही समझ आता है। फिर आगे बढ़ते हैं एथिक्स एंड टर्म्स ऑफ एंगेजमेंट के बाद, देन उसके बाद हम आगे बढ़े। उसके बाद हमने देखा कि कितने टाइप के इसके अंदर एथिक्स होते हैं। तो प्रिंसिपल बेस्ड होते हैं, एक रूल बेस्ड होते हैं। प्रिंसिपल बेस्ड क्या होता है और रूल बेस्ड क्या होता है? प्रिंसिपल बेस्ड होता है कि वही जो एथिक्स है, जो हमें सिखाया गया, जो इंटरनली हमें बताया गया कि हाँ क्या सही है क्या गलत है, ये हम खुद अपने आप से पहचान रहे हैं। बट रूल बेस्ड क्या हो गया कि कानून ने लिख दिया, लॉ ने बोल दिया कि ये काम ऐसे ही करना है, अब आपको ये काम ऐसे ही करना पड़ेगा, आपको रेड लाइट नहीं तोड़नी है, ये लॉ में लिखा हुआ है। लेकिन उसको तोड़ना नहीं तोड़ना ये तो हमारी साइकोलॉजी है ना कि हम उसको तोड़ेंगे नहीं। तो लॉ में लिखा है जरूरी कि वो टूट नहीं सकता, टूट सकता है, बट उसको सही राह पर लेके जाना हमारे प्रिंसिपल्स हमें सिखाते हैं कि हमें वो काम करना है क्या नहीं करना है। लॉ में तो लिख दिया कि भाई यहां पे आप इसको थप्पड़ नहीं मार सकते, तो लॉ में लिखा है थप्पड़ नहीं मार सकते, तो क्या इसका मतलब है कि मुक्का मार सकते हैं? ये कौन सी बात है? हाँ, तो अगर लॉ में जो लिखा है, लॉ में जैसा लिखा है वैसा करने का, ठीक है, लॉ ने बोला करने का तो करने का। लेकिन प्रिंसिपल क्या है कि आपको ये भी पता हो कि क्या नहीं करने का, ठीक है। लॉ ने बोले थप्पड़ नहीं मार सकते, अब हमने अपने दिमाग लगा के पता लगा लिया हाँ थप्पड़ नहीं मार सकते, लॉ में थप्पड़ मारने को मना करा है, मुक्का लात थोड़ी, तो मुक्का लात चला दिया करके, नहीं तो वो भी तो गलत है ना कहीं ना कहीं। प्रिंसिपल जब थप्पड़ मना है तो मुक्का लात भी गलत है। तो ये प्रिंसिपल बेस्ड और रूल बेस्ड में ये फर्क होता है। क्लियर है? हाँ जी, आगे बढ़ते हैं। तो मुझे ऑडिट के समय सबसे इंपॉर्टेंट किस बात का ध्यान रखना है अभी तक के पढ़ाई के अनुसार? अपनी इंडिपेंडेंस। ऑडिट की डेफिनेशन भी आता है, ऑडिट इज एन इंडिपेंडेंट एग्जामिनेशन। तो हम वहीं कहीं ना कहीं उसी इंडिपेंडेंट वर्ड के इर्द गिर्द अभी तक घूम रहे हैं कि इंडिपेंडेंस का मीनिंग क्या होता है। तो उसके लिए हमने पहले पढ़ा था फंडामेंटल प्रिंसिपल पढ़े थे, हमने 5 फंडामेंटल प्रिंसिपल पढ़े थे। 5 फंडामेंटल प्रिंसिपल के नाम कोई बताएगा कि क्या होते हैं? क्या होते हैं क्या होते हैं? पहला प्रिंसिपल क्या सिखाता है? इंटेग्रिटी। दूसरा ऑब्जेक्टिविटी। तीसरा प्रोफेशनल कॉम्पिटेंस। फोर्थ कॉन्फिडेंशियलिटी। फिफ्थ प्रोफेशनल बिहेवियर। तो ये 5 फंडामेंटल प्रिंसिपल्स मुझे एथिक्स ने बताए थे, इस चैप्टर ने बताए थे। अब एक एक करके सबको बारे में समझते हैं, समझा तो रिवाइज कर लें फटाफट से। इंटेग्रिटी में क्या सीखा था हमने? इंटेग्रिटी का मतलब क्या होता है कि हमारा ऑडिटर कैसा होगा? बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड होगा, ऑनेस्ट होगा, स्ट्रेट फॉरवर्ड होगा, ऑनेस्ट होगा एंड स्ट्रेट फॉरवर्ड होगा। वो जानबूझ के यानी नोइंगली किसी भी ऐसे एसोसिएशन में इन्वॉल्व नहीं होगा जहां पर उसे पता है कि इस इंफॉर्मेशन को छुपाया गया है या झूठ इंफॉर्मेशन है या फॉल्स इंफॉर्मेशन है या मिसलीड किया जा रहा है इस इंफॉर्मेशन के जरिए जनता को, तो वो अपने आप को वहां पे एसोसिएट नहीं करेगा। तो ये है उसकी इंडिपेंडेंट की निशानी। पहली बात तो इंटीग्रिटी के अंदर ये पता चलता है कि ऑनेस्ट है, स्ट्रेट फॉरवर्ड है और नोइंगली वो उसमें एसोसिएट नहीं होगा जहां पे उसे पता है कि चीजें गलत हैं, ठीक है, या मिसलीड कर रही हैं या फॉल्स इंफॉर्मेशन है। ऑब्जेक्टिविटी का मीनिंग क्या होता है कि हमारा जो ऑडिटर है वो क्या है? ऑब्जेक्टिव है, यानी अनबायस्ड है। वो किसी के प्रेशर में नहीं आएगा, किसी से बायस नहीं होगा, वो बायसनेस में नहीं रहेगा। वो जो लगता है उसे क्लीन है तो क्लीन ओपिनियन देगा, अगर गलत है तो गलत ओपिनियन देगा। गलत ओपिनियन मतलब कि अगर कंपनी में गलत हो रहा है तो अपनी रिपोर्ट में लिख देगा कि भाई साहब यहां तो बहुत घपलेबाजी है, बहुत गलत है, तो क्लियरली बताएगा, वो अपनी उनको बिल्कुल क्लीन रखेगा, ठीक है। फिर क्या देगा?
प्रोफेशनल कॉम्पिटेंस एंड ड्यू केयर, यहां पे इंपॉर्टेंट वर्ड क्या है? अटेन एंड मेंटेन, अटेन एंड मेंटेन, अटेन एंड मेंटेन करेगा क्या? प्रोफेशनल स्किल को, प्रोफेशनल कॉम्पिटेंस को अटेन लाइक एक्वायर करेगा, जो है जरूरी है वो करंट इंफॉर्मेशन वो एक्वायर करे और मेंटेन करके रखेगा, ऐसा अपडेट करेगा अपने आप को बार बार, नई नई टेक्नोलॉजी जो आ रही हैं ऑडिटिंग करने की उनके साथ अपने आप को इंगेज रखेगा, ये सारी हरकतें वो करता चलेगा। देन फिर कहां पहुंचे? कॉन्फिडेंशियलिटी। कॉन्फिडेंशियलिटी का मीनिंग क्या होता है कि भाई मुझे अगर किसी ने कुछ बताया है तो मैं जाकर के समाज में ढिंडोरा नहीं पीटूंगा, मैं नहीं चालू हो जाऊंगा जाकर के हजरात 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 करने नहीं लग जाऊंगा, ठीक है? मैं जाकर के क्लियरली अपने पास जो मुझे अपने एंगेजमेंट के दौरान, जो मैंने अपने बिजनेस के दौरान, यानी कि जब मैं उसको ऑडिट कर रहा था किसी कंपनी का किसी एंटिटी का, तो ऑडिट करने के दौरान मुझे जो इंफॉर्मेशन प्रोवाइड की गई है वो मैं समाज में नहीं बांटूंगा, समाज में ढिंडोरा नहीं पीटूंगा, अपने पास कॉन्फिडेंशियल रखूंगा, तभी तो सीक्रेसी मेंटेन रहेगी ना भाई सामने वाले की बिजनेस की। क्लियर है? हाँ, लेकिन क्या मैं किसी भी सिचुएशन में इस इंफॉर्मेशन को बाहर नहीं निकाल सकता? नहीं, इसके कुछ एक्सेप्शन है जहां पर मैं कॉन्फिडेंशियलिटी को ब्रीच कर सकता हूं या फिर मैं जो इंफॉर्मेशन उसको मैं बता सकता हूं। पहला, स्टैचू ने बोल दिया, लाइक अगर लॉ ने बोल दिया करने का तो करने का। दूसरी बात, अगर क्लाइंट ने ही बोल दिया कि भाई थर्ड पार्टी को आप इंफॉर्मेशन दो, जरूरी है मेरे बिजनेस के लिए, तो बता देंगे जिसको वो बोलेगा, ठीक? ये मुझे ध्यान रखना है, ठीक? या फिर गवर्नमेंट ने बोल दिया, मतलब वही 2-3 एक्सेप्शन है, वही वाली बात। इसके बाद लास्ट में क्या आता है मेरे पास? प्रोफेशनल बिहेवियर। तो मैं ऐसा कोई भी काम नहीं करूंगा जिससे क्या होगा, जिससे मेरे सीए प्रोफेशन को कोई भी आंच आएगी, उसकी बेइज्जती होगी। ऐसा कोई भी काम नहीं करूंगा जिससे इंस्टीट्यूट पर कोई आंच आएगी, इंस्टीट्यूट के ऊपर कोई गलत निगाह से देखेगा, या बेइज्जती होगी, या हमारे कोर्स की बेइज्जती होगी, या हमारे प्रोफेशनल जो हमारा कोर्स है उसके बारे में कोई लोग गलत समझेंगे। ऐसा हम कोई काम नहीं करेंगे जिससे इसकी बेइज्जती हो, ठीक है? तो ये प्रोफेशनल बिहेवियर को दर्शाता है। कॉन्फिडेंशियलिटी बता दिया, कब कब ब्रीच कर सकते हैं यहां पे बताया जाएगा तुम्हें, एक सेकंड को, ये रहा, ठीक है? देख लो, यहां बताया सच कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन मे बी डिस्क्लोज, हम डिस्क्लोज कर सकते हैं, लाइक व्हेन इट इज रिक्वायर्ड बाय लॉ, व्हेन इट इज परमिटेड बाय लॉ एंड इट इज ऑथराइज्ड बाय द क्लाइंट और एम्प्लॉयर, और देयर इज अ प्रोफेशनल ड्यूटी, या फिर क्या है हमारी प्रोफेशनल ड्यूटी है डिस्क्लोज करने की, व्हेन इट इज नॉट प्रोहिबिटेड बाय लॉ, लॉ प्रोहिबिट नहीं होगा बट ड्यूटी है हमारी कहीं ना कहीं करने की। तो ये सब बातें लास्ट में प्रोफेशनल बिहेवियर के बारे में बोला होगा भाई ने, ठीक है? वही सब कि हम ऐसा कोई काम नहीं करेंगे, इससे क्या होगा? बेइज्जती होगी हमारे इंस्टीट्यूट की, हमारे प्रोफेशन की, देखो रेपुटेशन की, ठीक? शैल नॉट नोइंगली, प्रोफेशनल अकाउंटेंट बोल दो सीए, शैल नॉट नोइंगली इंगेज इन एनी एम्प्लॉयमेंट या ऑक्यूपेशनल एक्टिविटी दैट इंपेयर्स और माइट इंपेयर द इंटेग्रिटी, जो हमारी इंटेग्रिटी, हमारे कोर्स की इंटेग्रिटी, हमारे सीए प्रोफेशन की इंटेग्रिटी पे या ऑब्जेक्टिविटी पे, रेपुटेशन पे किसी भी तरह की क्या करेगी? इंपेयरमेंट लगाएगी। इंपेयरमेंट पता ही है क्या होता है कि डिग्रेड करना, है ना, बेइज्जती करना। एज अ रिजल्ट ऑफ वुड बी इनकम्पैटिबल विद द फंडामेंटल प्रिंसिपल, जो फंडामेंटल प्रिंसिपल से इनकम्पैटिबल हो। क्लियर है? हाँ जी, आगे आ जाओ। अब चलते हैं, आज की चर्चा शुरू करते हैं और इंडिपेंडेंस ऑफ ऑडिटर के बारे में बात करते हैं कि ऑडिटर का इंडिपेंडेंट होना क्यों जरूरी है और वो कैसे पता चलेगा कि वो इंडिपेंडेंट है या नहीं, ठीक है? इसके बारे में चर्चा करनी है मुझे मेनली आज, और ये है मेरा आज का विषय। तो आई होप अभी तक जो हमने पढ़ा है उसको तुमने रिवाइज करा होगा मेरे साथ 5 मिनट के अंदर, और अब हम आगे चलने के लिए पूरी तरीके से तैयार हैं। चलो भाई साहब, चलो चलो, पेन की निब को छोटा कर लेते हैं। आर वी रेडी? यस वी आर रेडी। चलो जी, ओके। हाँ जी, गुड इवनिंग, गुड आफ्टरनून हो रहा है वैसे, लेकिन तुम्हारे लिए गुड इवनिंग ही सही। जब जागो तभी सवेरा, और जब तुम्हारा मन करे तब गुड इवनिंग, जब तुम्हारा मन करे गुड आफ्टरनून, क्या दिक्कत है? मर्जी के मालिक हो भाई तुम लोग तो, ठीक है? खैर, चर्चा को आगे बढ़ाते हैं, ठीक है? अब बात करते हैं इंडिपेंडेंस ऑफ ऑडिटर की। तो प्रोफेशनल इंटीग्रिटी एंड इंडिपेंडेंस आर एसेंशियल कैरेक्टर। हाँ, इंटीग्रिटी का मीनिंग हमने देखा क्या होता है कि ऑनेस्टी है, ऑनेस्ट रहना है, स्ट्रेट फॉरवर्ड रहना है, एंड इंडिपेंडेंस आर एसेंशियल कैरेक्टर ऑफ ऑल द प्रोफेशन। हर प्रोफेशन में ये जरूरी है, चाहे आप डॉक्टर हो, चाहे आप लॉयर हो, चाहे आप कुछ भी हो, ठीक है? हर जगह जरूरी है। बट आर मोर सो इन द केस ऑफ अकाउंटेंसी प्रोफेशन। बट हमारे केस में, हमारे कोर्स में और भी ज्यादा है। वेलकम बैक प्रितांशु, ठीक है? चलो जी, आओ आगे बढ़े। इंडिपेंडेंस इंप्लाइज द जजमेंट ऑफ अ पर्सन इज नॉट सबऑर्डिनेट। इंडिपेंडेंस का मीनिंग क्या होता है कि जो जजमेंट है, जो ओपिनियन है हमारे ऑडिटर का, जो हमारे प्रोफेशनल अकाउंटेंट का,
वो किसी के दबाव में नहीं है, वो किसी के सबऑर्डिनेशन में नहीं है, ठीक है, वो उसका मतलब इंडिपेंडेंस टू द विश और डायरेक्शन ऑफ अनदर पर्सन हु माइट हैव एंगेज्ड हिम और हैव सेल्फ इंटरेस्ट, यानी जिसने उसे एंगेज करा है उसके दबाव में हमारा ऑडिटर का ओपिनियन नहीं रहेगा, या फिर किसी और तरह का इंटरेस्ट अगर किसी का है उस कंपनी में और उसके दबाव में हम काम नहीं करने वाले। भाई साहब, हम तो इंडिपेंडेंट आजाद परिंदे हैं, हमें कोई भी दबा नहीं सकता, हम अपनी मर्जी के मालिक खुद हैं। जो सही है उसको सही कहने का दम रखेंगे और जो गलत है उसको अपनी रिपोर्ट में गलत भी कह देंगे, ठीक, ओके, परफेक्टली। आ जाओ। अब इट इज नॉट पॉसिबल टू डिफाइन इंडिपेंडेंस। हाँ, इंडिपेंडेंस को प्रिसाइसली डिफाइन करना तो नॉट पॉसिबल। कैसे पता चलेगा कि कोई इंडिपेंडेंट है या नहीं है? नहीं पता लगा सकते, क्योंकि ये सब कहां पर है? उसके दिमाग में है। हमने बता तो दिया कि ऐसे ऐसे करना है, ऐसे ऐसे नहीं करना है, लेकिन ये डिपेंड करेगा पर्सन टू पर्सन, क्या वो वैसे करेगा या नहीं करेगा, हम कैसे पता लगाएं, है ना? तो इट इज नॉट पॉसिबल टू डिफाइन इंडिपेंडेंस प्रिसाइसली, कि हम प्रिसाइसली डिफाइन कर पाए उस बात को। बट रूल ऑफ प्रोफेशन कंडक्ट डीलिंग विद इंडिपेंडेंस आर फ्रेम्ड प्राइमरली विद अ सर्टेन ऑब्जेक्टिव। इसलिए कुछ रूल्स वगैरह बनाएगा, भाई आपको ये काम करना है, आपको ये काम नहीं करना है, इसलिए स्टैंडर्ड्स बनाए गए कि आपको ऐसे काम करना है और ऐसे काम नहीं करना है, इसलिए ध्यान रखना है इन बात का, ठीक है। द रूल्स बाय देमसेल्फ कैन नॉट क्रिएट और इंश्योर द एग्जिस्टेंस ऑफ इंडिपेंडेंस। बट क्या रूल बना देना काफी है क्या? अगर जैसे कि हमने बोल दिया कि भाई साहब रूल बना दिया है रेड लाइट का सिग्नल नहीं तोड़ना है, अच्छा जी, तो रेड लाइट का सिग्नल नहीं तोड़ना है, ये तो लिखा गया रूल में, बट क्या इसको फॉलो किया जा सकता है? क्या इसको फॉलो किया जाता है? ज्यादातर नहीं। रेड मतलब तो तोड़ दे फटाफट से, येलो मतलब तो और तेज तोड़ दे, ग्रीन मतलब ठीक है निकल ही जाएंगे कभी ना कभी। तो रूल बना दिया, उसका ये मतलब नहीं है कि भाई हमारा जो ऑडिटर वो इंडिपेंडेंट होगा ही होगा। इंडिपेंडेंस का कंडीशन, इंडिपेंडेंस क्या है? इंडिपेंडेंस कोई रूल के अंदर नहीं समाएगा। इंडिपेंडेंस क्या है? इंडिपेंडेंस एक कंडीशन है। क्या है? एक कंडीशन है। कैसी कंडीशन है? माइंड की कंडीशन है। ओ, इंडिपेंडेंस क्या है? कंडीशन ऑफ माइंड। इट इज द कंडीशन ऑफ माइंड एज वेल एज पर्सनल कैरेक्टर। इंडिपेंडेंस तो बल्कि किसी रूल पर आधारित नहीं है, किसी लॉ पर आधारित नहीं है, बल्कि ये तो इंसान के माइंड पर आधारित है, उसके कैरेक्टर पर आधारित है जी, बिल्कुल, ठीक है। एंड शुड नॉट बी कंफ्यूज विद द सुपरफिशियल एंड विजिबल स्टैंड ऑफ इंडिपेंडेंस, ठीक, विच आर समटाइम इम्पोज्ड बाय लॉ। और हमें उससे कंफ्यूज नहीं होना है कि अगर लॉ ने बोल दिया ये काम ऐसे करना है तो क्या वो इंसान वो काम वैसे ही कर रहा होगा? जरूरी नहीं है, हो सकता है उसके दिमाग में क्या खुराफात चल रही है कौन जाने, है ना, वाली बात, ठीक है। These legal standards may be relaxed or strengthened, but the quality of independence remain unaltered. इन रूल्स को कभी कभी रिलैक्स कर दिया जाता है, कभी कभी छूट दे दी जाती है, कभी कभी स्ट्रिक्ट कर दिया जाता है, लेकिन इंडिपेंडेंस तो हमेशा अनअल्टर्ड रहेगी। इंडिपेंडेंस तो मतलब हमेशा इंडिपेंडेंट ही रहना इंसान को। ऑडिट इंसान मतलब हम तो अगर ऑडिट की बात कर रहे हैं मेनली यहां पर, ठीक है। तो अब कैसे पता चलेगा कि कोई इंसान इंडिपेंडेंट है? तो जैसा बताया कि इंडिपेंडेंस क्या है? कंडीशन है, माइंड की कंडीशन और कैरेक्टर की कंडीशन है कहीं ना कहीं। तो इंडिपेंडेंस को हम दो तरीके से देख सकते हैं और दोनों तरीके ही से ही हमें देखना चाहिए। और एज अ ऑडिटर आपके अंदर इंडिपेंडेंस झलकनी चाहिए इन दोनों तरीकों से। कैसे कैसे, क्या क्या तरीके हैं, कहां कहां पे इंडिपेंडेंस होनी चाहिए? देयर आर टू इंटरलिंक पर्सपेक्टिव ऑफ इंडिपेंडेंस ऑफ ऑडिटर। वन, इट इज द इंडिपेंडेंस ऑफ माइंड, कि भाई वो दिमाग से भी आजाद होना चाहिए, ठीक है। पहले दूसरी बात, इन अपीयरेंस, लाइक वो दिमाग से शुद्ध होना चाहिए। वो दिमाग से ये ना सोचे कि हाँ ठीक है रूल में लिखा तो है लेकिन मुझे पता है मैं इसको तोड़ दूंगा, मैं बात नहीं मानूंगा, तो ये नहीं होना चाहिए। मतलब दिमाग से भी अच्छा इंसान होना चाहिए और देख के लगना भी चाहिए कि भाई अपीयरेंस, मतलब कि देख करके थर्ड पार्टी को देख के लगना चाहिए कि ये इंसान इंडिपेंडेंट है, ठीक है। स्टेट ऑफ माइंड मतलब कि हमें पता है, स्टेट ऑफ माइंड मतलब कि हमें पता है कि हम इंडिपेंडेंट है। अपीयरेंस से क्या है कि थर्ड पार्टी को भी लगना चाहिए कि हम इंडिपेंडेंट है। दोनों तरीके से आपके अंदर इंडिपेंडेंट होनी चाहिए, मेंटल लेवल पर यानी माइंड लेवल पर और अपीयरेंस लेवल पर, दिखने में भी, मतलब होना भी चाहिए अंदर से और दिखना भी चाहिए। समझ आया? इंपॉर्टेंट है ये। इंडिपेंडेंस कहां होनी चाहिए? स्टेट ऑफ माइंड भी होनी चाहिए और अपीयरेंस में भी होनी चाहिए, ठीक है। क्लियर है? मैं इंडिपेंडेंट हूं, मेरे को पता है, मैं इंडिपेंडेंट हूं, ये सामने वालों को भी पता हो, ये मेरे देख के हुली से पता लगना चाहिए। हुली मतलब कि तुम्हारे एटीट्यूड से, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं, अब डिटेल में देखते हैं स्टेट ऑफ माइंड का मीनिंग क्या है। तो इंडिपेंडेंस ऑफ माइंड का मीनिंग क्या होता है? इंडिपेंडेंट माइंड, इट इज दैट स्टेट ऑफ माइंड, स्टेट ऑफ माइंड, ये वो माइंड की स्टेट है दैट परमिट्स
द प्रोविजन ऑफ एन ओपिनियन विदाउट बीइंग अफेक्टेड बाय इन्फ्लुएंस दैट कॉम्प्रोमाइज प्रोफेशनल जजमेंट, अलाउइंग एन इंडिविजुअल टू एक्ट विद इंटीग्रिटी, एक्सरसाइज ऑब्जेक्टिविटी एंड द प्रोफेशनल स्केप्टिसिज्म। क्या बोला सर? कुछ भी नहीं समझ आया। और दोबारा पढ़ेंगे तब समझ आएगा, और पढ़ते पढ़ते एक बार दोबारा समझेंगे भी और समझ आएगा अच्छे से, ठीक है। तो इंडिपेंडेंस ऑफ माइंड क्या है? इट इज दैट स्टेट ऑफ माइंड, ये वो स्टेट है माइंड की जहां पर परमिट मतलब क्या होता है? अलाउ, और प्रोविजन मतलब प्रोवाइड करना, ठीक है। तो ये माइंड की वो स्टेट है जहां पर हम अलाउ कर रहे हैं और प्रोवाइड कर रहे हैं ऑफ एन ओपिनियन को विदाउट बीइंग अफेक्टेड, जहां पर मेरी ओपिनियन अफेक्ट नहीं हो रही, ठीक है, किसी और से अफेक्ट नहीं होने वाली, किसी के इन्फ्लुएंस से अफेक्ट नहीं होने वाली, जहां पर मेरा ओपिनियन अफेक्ट नहीं होगा तो कॉम्प्रोमाइज भी मेरा प्रोफेशनल जजमेंट नहीं होगा, ठीक है। अलाउइंग एन इंडिविजुअल टू एक्ट, और जब कॉम्प्रोमाइज नहीं होगा तो हम कैसे एक्ट करेंगे? हम एक्ट करेंगे एज ए इंटीग्रिटी, और एक्सरसाइज करेंगे ऑब्जेक्टिविटी और प्रोफेशनल स्केप्टिसिज्म। प्रोफेशनल स्केप्टिसिज्म का मीनिंग अभी नहीं पता है, आगे डिटेल में बहुत गहरी चर्चा आने वाली है, बट अभी के लिए यहां पे समझने के लिए इतना मतलब समझ लेते हैं प्रोफेशनल स्केप्टिसिज्म का, कि प्रोफेशनल स्केप्टिसिज्म बोले तो अलर्टनेस ऑफ माइंड, क्वेश्चनिंग माइंड, कि हम हर समय अलर्ट है, हल्का सा भी कुछ भी गलत होता हुआ नहीं रहेगा ना, हम क्वेश्चनिंग कर लेंगे कि यहां पे ऐसा हुआ है तो क्यों हुआ है, ऐसा हुआ है तो कैसे हुआ है, तो वो एटीट्यूड उसे कहते हैं प्रोफेशनल स्केप्टिसिज्म। अभी के लिए इतना समझ लो, ठीक है। तो इंडिपेंडेंस ऑफ माइंड का क्या मीनिंग है? इट इज दैट स्टेट ऑफ माइंड, ये माइंड की वो स्टेट है जहां पर परमिट करते हैं और प्रोवाइड करते हैं, लाइक परमिट एंड प्रोविजन, कि हमारा जो जजमेंट है वो किसी से इंफ्लुएंस नहीं होगा। भाई एकदम सख्त सख्त लौंडा बन जाना है कि भाई पिघलना नहीं है, कुछ भी हो जाए, माइंड से नहीं पिघलते हम। तो यहां पे जाकिर खान वाली बात है कि भाई अपन तो जी सख्त लौंडे, अपन नहीं पिघलते। तो माइंड वो उस लेवल पर है, कुछ भी कर लो माइंड सामने, हम नहीं पिघलने वाले, ठीक है। तो वाली बात, मेरा माइंड बिल्कुल क्लियर है, मेरे को ऐसा करने का है तो मेरे को ऐसे ही करने का है, तुम कुछ भी कर लो मेरे आगे, तुम चाहे मुझे लालच दो, तुम चाहे मेरे को ब्राइब दो, मैं नहीं रुकूंगा, ठीक है। मैं अपने माइंड को चेंज नहीं करने वाला। क्लियर? समझ आया इंडिपेंडेंस ऑफ माइंड का क्या मीनिंग है? इट इज दैट स्टेट ऑफ माइंड दैट परमिट्स द प्रोविजन ऑफ एन ओपिनियन, जहां पर मैं जो ओपिनियन देने वाला हूं विदाउट बीइंग अफेक्टेड, मेरे ओपिनियन जो होगी वो इफेक्ट नहीं होगी किसी की इन्फ्लुएंस से, और वैसा इन्फ्लुएंस कैसा? जो कॉम्प्रोमाइज करते मेरे प्रोफेशनल जजमेंट को। तो इसका मतलब हमारा जो ओपिनियन रहेगा वो कैसा रहेगा? हमारा ओपिनियन कैसा रहेगा? क्योंकि हमारे ओपिनियन, हम एक्ट करेंगे एज एन इंडिविजुअल विद द इंटीग्रिटी, और एक्सरसाइज करेंगे ऑब्जेक्टिविटी, और साथ में एक्सरसाइज करेंगे क्या? प्रोफेशनल स्केप्टिसिज्म। क्लियर है ये वाली बात? क्लियर है? कोई दिक्कत नहीं? तो इंडिपेंडेंस ऑफ माइंड का क्या मीनिंग है? बहुत ही इंपॉर्टेंट है और बहुत ही अच्छा पॉइंट है कि माइंड लेवल पे हमें पता है कि हम इंडिपेंडेंट हैं, तुम कुछ भी कर लो, हम नहीं पिघलने वाले, सीधी बात, ठीक है। मैं किसी से इन्फ्लुएंस नहीं होऊंगा, बस, बहुत बढ़िया। आगे बढ़ते हैं। अब इसके आगे क्या बताएगा वो? इंडिपेंडेंस इन अपीयरेंस। अपीयरेंस से कैसे पता चलेगा भाई? ठीक है, अब इंडिपेंडेंस इन अपीयरेंस, अब हमारी अपीयरेंस में भी इंडिपेंडेंस झलकनी चाहिए। हम इंडिपेंडेंट हैं अपने माइंड से, ये तो पता है, लेकिन हमारे अपीयरेंस, हमारे दिखने में भी, देख के भी लगना चाहिए कि भाई ये बंदा इंडिपेंडेंट, यार ये कुछ करेगा, ये इंडिपेंडेंट है, ये समझदार व्यक्ति है, ये इसको नहीं खरीद सकते तुम। हाँ ठीक है, सिंघम मूवी देखिए, सिंघम में तुमने कैसा लगता है? इसको नहीं खरीद सकते भाई तुम, ये नहीं पिघलने वाला, इसको तुम कुछ भी दे दो ये नहीं पिघलेगा भाई, ये तो सीधा पंजा मारेगा शेर का, क्योंकि लाइक सिंघम, बिल्कुल। तो वो देख के लगना चाहिए, ठीक है। माइंड लेवल पर मैं हूं, ये मेरे को पता है। अपीयरेंस लेवल पे सामने वाले को लग जाए, ऐसा नहीं कि माइंड में तो मैं हूं इंडिपेंडेंट, मेरे को पता है, बट सामने लग रहा है भाई चल इसको 5,000 रुपए से बिक जाएगा, ये तो देख के ऐसा लग रहा है, नहीं वो नहीं लगना चाहिए, ठीक है। समझ आया क्या मतलब है अपीयरेंस का? ठीक है। अब यहां पे जो लैंग्वेज लिखी है ना, ये नेगेटिव लैंग्वेज लिखी है। यहां पे इसने ये नहीं बताया कि तुम इंडिपेंडेंट ऐसा करोगे तो इंडिपेंडेंट लगोगे, यहां इसने बताया कि अगर तुम ऐसा नहीं करोगे या ऐसा करोगे तो तुम इंडिपेंडेंट नहीं लगोगे। तो नेगेटिव डेफिनेशन है इंडिपेंडेंस अपीयरेंस की। तो लैंग्वेज ऐसी लिखी है कि आपको बहकाने के लिए, आपको फंसाने के लिए, बट अगर हमें क्लियर है ना तो हम समझ जाएंगे। लाइक यहां पे मैं बताऊं कि क्या लिखा होगा, कि कुछ फैक्ट्स एंड सर्कमस्टांसेस ऐसे हैं, कुछ फैक्ट एंड सर्कमस्टांसेस हैं, अगर मैं उनको फॉलो करूंगा तो लोगों को दिखेगा कि मैं इंडिपेंडेंट हूं, यानी मेरे अपीयरेंस में इंडिपेंडेंस झलकेगी। अगर मैं फैक्ट और सर्कमस्टांस
कॉम्प्रोमाइज कर दूंगा या मैं फैक्ट एंड सर्कमस्टांस को फॉलो नहीं करूंगा, तो यानी मेरा इंडिपेंडेंस कॉम्प्रोमाइज हो गया। तो ये वाली बात है, सेकंड वाली बात लिखी है, ठीक है। अगर मैं अवॉइड कर दूंगा इन फैक्ट एंड सर्कमस्टांसेस को, मैं अवॉइड यानी नेग्लेक्ट कर दूंगा, मानो कुछ फैक्ट एंड सर्कमस्टांसेस है जो ये साबित करते हैं कि मैं इंडिपेंडेंट हूं दूसरों की नजरों में, ठीक है। लेकिन अगर मैं उन फैक्ट या उन सर्कमस्टांसेस, उन बातों का, उन कंडीशन का ध्यान नहीं रखूंगा, अवॉइड कर दूंगा उन कंडीशन, उन फैक्ट को, तो ऐसा लगेगा कि मेरी इंडिपेंडेंस कॉम्प्रोमाइज है। समझ आया क्या मतलब कहा मैंने? मेरे को बताओ एक बार, समझ आया क्या कहा मैंने? बहुत डीप मीनिंग है, क्योंकि वो डेफिनेशन यहां पे लैंग्वेज लिखी है ना, ये खुद से पढ़ोगे तो समझ ही नहीं आएगी क्या क्या दिया है इसने, इसलिए इसको समझना बहुत जरूरी है कि किस सेंस में डेफिनेशन कही गई है। दोबारा बताता हूं एक बार, इंडिपेंडेंस एंड अपीयरेंस का मीनिंग, कुछ फैक्ट्स या कुछ बातें और कुछ कंडीशन ऐसी हैं, अगर मैं उन्हें फॉलो करूंगा तो लोगों को लगेगा कि भाई ये बंदा इंडिपेंडेंट है। क्लियर? इतनी सी बात है कि कुछ फैक्ट एंड सर्कमस्टेंस, कुछ बातें और कुछ कंडीशन बताई गई हैं, आप ऐसा ऐसा करो तो लोग भी समझेंगे कि आप इंडिपेंडेंट हो, ठीक है। अगर मैं उन बातों का, उन कंडीशन का ध्यान नहीं रखूंगा, उन कंडीशन, उन बातों को अवॉइड कर दूंगा, तो लोगों को क्या लगेगा? अरे यार इसकी तो इंडिपेंडेंस कॉम्प्रोमाइज है, ये तो बेकार आदमी है, ये तो बिक जाएगा। तो यहां पे सेकंड वाले पोर्शन में डेफिनेशन लिखी है, ठीक है। तो समझते हैं एक बार, ठीक है, आओ पढ़ते हैं, अब समझ आ जाएगा एक बार में। द अवॉइडेंस, हम क्या कर रहे हैं? अवॉइड कर रहे हैं किसको? उन फैक्ट एंड सर्कमस्टांसेस को। द अवॉइडेंस ऑफ फैक्ट एंड सर्कमस्टांसेस दैट आर सो सिग्निफिकेंट, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, दैट आर रीजनेबल एंड इन्फॉर्म थर्ड पार्टी, जो क्या करेंगे? इंफॉर्म करेंगे थर्ड पार्टी को। बीच का छोड़ दो अभी एक मिनट के लिए, ठीक है। अगर मैं अवॉइड कर दूंगा इन फैक्ट एंड सर्कमस्टांसेस को, और वो क्या करेंगे? वो इतने इंपॉर्टेंट थे जिससे अवॉइड करने की वजह से वो कहां पहुंच रहे हैं? वो ऐसा लग रहा है कि भाई इसकी तो इंटेग्रिटी, ऑब्जेक्टिविटी और प्रोफेशनलिज्म क्या है? हैड बीन कॉम्प्रोमाइज। अगर मैं अवॉइड नहीं करूंगा तो लोगों को लगेगा भाई इसकी इंटेग्रिटी, ऑब्जेक्टिविटी और प्रोफेशनलिज्म कॉम्प्रोमाइज नहीं है, तो ये इंडिपेंडेंट है। लेकिन अगर मैंने उन कंडीशन को, उन बातों को इग्नोर कर दिया, नेग्लेक्ट कर दिया, अवॉइड कर दिया, तब मेरी अपीयरेंस जो है वो नहीं दिखेगी इंडिपेंडेंट है, तो वो कॉम्प्रोमाइज दिखेगी, ठीक है। यहां पे ये वाली बात लिखी है, एक बार मुझे कंफर्म कर दो बस, जो रेलिवेंट है उतना पढ़ो, अभी बीच का हमने डेफिनेशन पढ़ी थी वो तो हो जाएगा, अभी कोई दिक्कत नहीं, अंदर कुछ भी नहीं इतना खास, मेन यही है। कहां से कहां तक दिखाता हूं, दोबारा पढ़ते हैं इसको एक बार। द अवॉइडेंस ऑफ फैक्ट एंड सर्कमस्टांसेस दैट आर सो सिग्निफिकेंट, ठीक है, जो कि बहुत ज्यादा सिग्निफिकेंट, इंपॉर्टेंट है, दैट आर रीजनेबल एंड इन्फॉर्म थर्ड पार्टी, जो ये थर्ड पार्टी को ये बता रहे हैं कि भाई इस आदमी की इंटेग्रिटी, ऑब्जेक्टिविटी एंड प्रोफेशनल स्केप्टिसिज्म हैड बीन कॉम्प्रोमाइज। क्यों? क्योंकि इसने उन फैक्ट और सर्कमस्टेंस को क्या कर दिया है? अवॉइड कर दिया है, नेग्लेक्ट कर दिया है, ये उन्होंने इसने ध्यान नहीं रखा है, इसीलिए इसकी इंटेग्रिटी जो है, ऑब्जेक्टिविटी और प्रोफेशनल स्केप्टिसिज्म क्या है? कॉम्प्रोमाइज है, ठीक है। तो इंटेग्रिटी, ऑब्जेक्टिविटी और प्रोफेशनल स्केप्टिसिज्म को मैं शॉर्ट में क्या बोल सकता हूं? मैं प्यार से शॉर्ट में इसको कह सकता हूं, क्या कहूं बताओ? बहुत कुछ कह सकता हूं वैसे तो मैं, बट अभी क्या कहना चाहूंगा मैं? आईपीओ कह दूं क्या? आईपीओ बोल दो, इंटेग्रिटी, प्रोफेशनल स्केप्टिसिज्म और ऑब्जेक्टिविटी। क्लियर है? अब पूरा पढ़ते हैं एक बार, देखो द अवॉइडेंस of fact and circumstances that are so significant, that are reasonable and informed third party, having a knowledge of all relevant information, including any safeguards applied, would reasonably conclude a firm's or member of the assurance team इंटीग्रिटी, ऑब्जेक्टिविटी एंड प्रोफेशनल आर कॉम्प्रोमाइज। यानी यहां पर वही वाली बात कुछ नहीं है, मेन बात बस वही जो हाईलाइट कर रखा है मैंने येलो से, कि हमने क्या करा? हैविंग अ नॉलेज ऑफ ऑल रेलेवेंट, की उसके पास सारी नॉलेज और इंफॉर्मेशन थी और है, और उसने सेफगार्ड अप्लाई जो करने थे वो भी क्या कर दिया? अवॉइड कर दिए। ना तो सेफगार्ड अप्लाई करे उसने, और जो नॉलेज थी जो होनी चाहिए थी वो भी उसने अवॉइड कर दी, सब कुछ अवॉइड कर के वो बैठा हुआ है, ठीक है। तो उससे क्या लगेगा? हमारा आईपीओ कैसा है? हमारा किसका? या तो हमारी फर्म का, पूरी फर्म का हो सकता है, या मेंबर का अगर प्रोप्राइटरशिप फर्म है तो, ठीक है, या कि मेंबर ऑफ एनी टीम्स, एश्योरेंस टीम में कोई भी मेंबर है, कोई आर्टिकल है तुम्हारा या कोई और भी है, जो भी लोग हैं सारे के सारे कैसे प्रतीत होंगे कि भाई ये तो कॉम्प्रोमाइज लोग हैं। तो ये अंदर का जो पोर्शन है ये रेलिवेंट नहीं है, जो ऊपर की दो लाइन और आखिरी की एक लाइन है
ये समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। समझ आया? इंडिपेंडेंस हम कैसे पहचान सकते हैं? इंडिपेंडेंस इन माइंड और इंडिपेंडेंस एज अपीयरेंस। तो दोनों तरीके से इंडिपेंडेंस झलकनी चाहिए। माइंड लेवल पे क्या बोला कि मुझे पता है मैं इंडिपेंडेंट हूं, मैं बिकूंगा नहीं, ये मैं दिमाग से इतना स्ट्रांग हूं कि कुछ भी कर लो मेरे आगे, मुझे कितने भी इन्फ्लुएंस करने की कोशिश करो, मुझे कितना भी पैसा देने की कोशिश करो, मैं नहीं बिकूंगा, ऐसा। और अपीयरेंस में कि भाई थर्ड पार्टी को भी लग रहा है कि भाई ये बंदा इंडिपेंडेंट है। क्यों लग रहा है? क्योंकि उसने कुछ फैक्ट और कुछ सर्कमस्टांस को फॉलो करा है तो लगेगा। लेकिन ये डेफिनेशन कैसी है? ये नेगेटिव डेफिनेशन है। ये बता रही है कि आप इंडिपेंडेंट कब नहीं दिखोगे, आपके अपीयरेंस में इंडिपेंडेंट कब नहीं दिखेगी, जब आप वो फैक्ट और सर्कमस्टांस को क्या करोगे? अवॉइड कर दोगे। क्लियर है? बस ये वाली बात है, ठीक है। तो लगेगा कि आपकी जो इंडिपेंडेंस है वो कॉम्प्रोमाइज्ड है। हैप्पी? बस इतना ही है, बहुत हो गया, बहुत मैंने फिर डिस्कस कर लिया, गल समझ आ गया होगा, ठीक है। चलो आगे चलते हैं, ठीक है। एक ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है, उसके आगे तो फिर रिपीटिशन है। इंडिपेंडेंस ऑफ द ऑडिटर हैज नॉट ओनली टू एग्जिस्ट इन फैक्ट, ये सिर्फ एग्जिस्ट नहीं करनी चाहिए फैक्ट्स में, बट ऑल्सो अपीयर टू। इंडिपेंडेंस ऑफ द ऑडिटर, अरे अपीयर टू सो एग्जिस्ट टू ऑल रीजनेबल पर्संस। तो कैसा होना चाहिए? सिर्फ फैक्ट में ही नहीं दिखनी चाहिए, बट अपीयर भी होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि सिर्फ फैक्ट में एग्जिस्ट ना करे, बट रियलिटी में रीजनेबली भी क्या होनी चाहिए? अपीयर भी होनी चाहिए, लगना भी चाहिए कि हाँ भाई बंदे में दम है, बंदा काम का है, ठीक है। लाइक ऐसा, ठीक। सिर्फ होना काफी नहीं है, दिखना भी इंपॉर्टेंट है, ठीक, ऐसा। चलो अब आगे चलते हैं, और बाकी ये रीड कर लेंगे, ये सेम ही चीज लिखी है दोबारा से जो ऊपर पढ़ के आए थे, रिपीटिशन है, ठीक है। ये बेकार है, इसको बस एक बार रीड कर लोगे, एग्जाम टाइम में रिवाइज नहीं भी करोगे तो चलेगा, सेम ही चीज लिखी है और एग्जाम्पल दिया हुआ है यहाँ पे बस, ठीक है। देखो स्टेट ऑफ, दोबारा रिपीटिशन है ना, स्टेट ऑफ माइंड एंड कैरेक्टर पर्सन, इट इज सब्जेक्टिव मैटर। किसी के लिए तुम इंडिपेंडेंट होगे, किसी के लिए नहीं होगे, कोई इंडिपेंडेंट होगा, कोई कभी नहीं होगा, एक कंडीशन में कोई इंडिपेंडेंट हो सकता है, दूसरे में नहीं हो सकता, सेम चीज, रिपीटिशन है, ठीक है। इन अ पर्टिकुलर सर्कमस्टेंस व्हाइल अदर पर्सन माइट फील ही इज नॉट इंडिपेंडेंट, ठीक है। इट इज बेसिक सिंपल थिंग और नॉट रेलिवेंट, इसको इग्नोर भी कर सकते हैं, ठीक है। और कुछ अच्छा पढ़ लेते हैं। इसके बाद थ्रेट टू इंडिपेंडेंस। अभी हमने देखा कि भाई इंडिपेंडेंस का मीनिंग क्या होता है। इंडिपेंडेंस का मीनिंग क्या होता है कि इंडिपेंडेंस आपके माइंड में होनी चाहिए, आपके अपीयरेंस में होनी चाहिए, ओके, समझ आ गया। लेकिन कभी कभी ऐसा हो सकता है ना कि हम तो दिख भी रहे हैं इंडिपेंडेंट और हम दिमाग से भी इंडिपेंडेंट हैं, बट ऐसा हो सकता है कि कहां कहां पर हम पिघल सकते हैं, कौन कौन सी सिचुएशंस ऐसी आ सकती हैं जहां पर हम पिघल सकते हैं। पिघलना नहीं है, बट थ्रेट है कि ऑडिटर कहां कहां पिघल सकता है, उसके बारे में बताया गया है कि कौन कौन से ऐसी कंडीशन या थ्रेट्स हैं जो आपके इंडिपेंडेंस को हार्म कर सकती हैं, आपके इंडिपेंडेंस को इन्फ्लुएंस कर सकती हैं, कौन कौन सी कंडीशन है या कौन कौन सी सिचुएशंस ऐसी हैं। तो यूं तो बहुत सारे बातें हैं ऐसी जहां हमारा ऑडिटर का इंडिपेंडेंस देख के लग सकता है यार ये यहां ये बिक गया होगा, यहां इसने गड़बड़ करी होगी कुछ ना कुछ, यहां ये इसने अपना जो इंडिपेंडेंस को फॉलो नहीं करा होगा। ऐसी बहुत सी सिचुएशन हो सकती है। तो सारी सिचुएशन को 5 पॉइंट में समराइज कर दिया आईसीआई ने। तो 5 थ्रेट बताए गए मेरे को, बहुत इंपॉर्टेंट है। एग्जाम में क्वेश्चन यहां से उम्मीद करके चलना, एक ना क्वेश्चन तो यहां पे देखने को मिलेगा, चाहे एमसीक्यू में मिल जाए या डिस्क्रिप्टिव में मिल जाए, कहीं पे ना कहीं मिल ही जाएगा, ठीक है। तो 5 थ्रेट हैं। सबसे पहले थ्रेट की बात करते हैं, सेल्फ इंटरेस्ट थ्रेट। पहला थ्रेट कौन सा है मेरा? सेल्फ इंटरेस्ट थ्रेट। उसके बारे में जो मैंने बात करी डिस्कस करा वो यहां पे लिखा है, एक बार इसे भी रीड कर लेते हैं, आ जाओ, ठीक है। मैनी डिफरेंट सर्कमस्टांसेस, बहुत सारी डिफरेंट सर्कमस्टांसेस आ सकती हैं और अ कॉम्बिनेशन ऑफ सर्कमस्टांसेस मे बी रेलिवेंट एंड अकॉर्डिंगली इट इज इम्पॉसिबल टू डिफाइन एवरी सिचुएशन। वो तो है ही, दुनिया में इतनी सिचुएशन हो सकती है, हम सबको डिफाइन तो नहीं कर सकते ना, कौन सी सिचुएशन कहां होगी। दैट क्रिएट थ्रेट टू इंडिपेंडेंस एंड स्पेसिफाई द एप्रोप्रिएट मिटिगेटिंग एक्शन। और साथ साथ बताएंगे भी आगे चल के कि हम लोग किस थ्रेट को कैसे मिटिगेट कर सकते हैं, दैट शुड बी टेकन। इन एडिशन the nature of assurance engagement may differ and consequently different threat may exist requiring the application of threat different safeguard। खैर नॉट काम का, आ जाओ अब जो बात है वो आती है हमारी। सबसे पहला सेल्फ इंटरेस्ट थ्रेट के बारे में बात करेंगे। सेल्फ इंटरेस्ट थ्रेट, सेल्फ इंटरेस्ट थ्रेट को क्या बोल सकते हैं? फाइनेंशियल इंटरेस्ट। सेल्फ इंटरेस्ट थ्रेट कब जनरेट होगा? जब फाइनेंशियल थ्रेट आएगा। ओके, लाइक हमें लग रहा है कि भाई हमें यहां से पैसा मिलने वाला है,
या कुछ ना कुछ पैसों का मामला है यहाँ पे। तो कहीं ना कहीं हम यहाँ लगता है कि भाई ऑडिटर पिघल सकता है यहाँ पे, जैसे बोला हुआ है सेल्फ इंटरेस्ट अकर व्हेन एन ऑडिटिंग फर्म या इट्स पार्टनर या उस एसोसिएट कुड बेनिफिट फ्रॉम अ फाइनेंशियल इंटरेस्ट। अब उस जिस कंपनी का हम ऑडिट करने गए और जिस कंपनी का ऑडिट करते हैं, जिस एंटिटी ऑडिट करते हैं, उसे क्या बोलते हैं प्यार से? ऑडिटी। क्या बोलते हैं? ऑडिटी। अरे अदिति नहीं, ऑडिटी, ठीक है, ऑडिटी बोलेंगे, ठीक, ऑडिटी। कैन बेनिफिट फ्रॉम अ फाइनेंशियल इंटरेस्ट इन एन ऑडिट क्लाइंट, ठीक है। एग्जाम्पल बताया गया कहां पे सिचुएशन है कि कहां पे हमारा फाइनेंशियल इंटरेस्ट हो सकता है ऑडिटी के साथ। कहां हो सकता है? डायरेक्ट फाइनेंशियल इंटरेस्ट हो सकता है भाई, या तो, और मैटेरियली सिग्निफिकेंट इनडायरेक्ट फाइनेंशियल इंटरेस्ट इन अ क्लाइंट। हमें उसमें इंटरेस्ट है, हमें उसमें फाइनेंशियल इंटरेस्ट है, हमें उसमें फाइनेंशियल इंटरेस्ट जाग सकता है। हाँ, और जब तुम्हारा अगर किसी के साथ फाइनेंशियल इंटरेस्ट जुड़ जाएगा तो कहीं ना कहीं तुम सोचोगे यार ठीक है कुछ गड़बड़ है, मेरा तो नुकसान नहीं ना, मेरा तो फायदा है, इसमें मेरा तो कुछ नहीं जाता, तो मेरा तो फायदा ही हो जाता, तो होने दो पब्लिक का नुकसान, क्या दिक्कत है? तो वो वाली बात है। नहीं, अगर ऐसा कुछ है तो ये थ्रेट है कि आपकी इंडिपेंडेंस का खतरा है, कि ये खतरा है कि आप यहाँ पे इंडिपेंडेंट नहीं रहोगे। अगर कंपनी वाले आपको पैसे दे रहे हैं, अरे कर देना यार रिपोर्ट साइन, क्या दिक्कत है, ले 5 लाख रुपए एक्स्ट्रा ले लो, क्या दिक्कत है, क्या करोगे? क्या करोगे? क्या कह रहे हो? कर देंगे? नहीं, ये तुम्हारे एथिक्स नहीं सिखाते। हमारे एथिक्स सिखाते हैं कि नहीं, जहां बात पैसों की आएगी हम बिकेंगे नहीं, हम कहीं भी नहीं बिकेंगे, ठीक है। माइंड इतना स्ट्रांग रखना है। चलो दूसरा पॉइंट क्या है? लोन और गारंटी टू और फ्रॉम द कंसर्न क्लाइंट। या तो हमने लोन दिया या हमने गारंटी दी है उस क्लाइंट को जिसका ऑडिट करने गए हैं, या हमने उससे लोन या गारंटी लिया है। दोनों में तो कुछ भी एक हुआ है। जब दोनों ही अगर हो गए हैं तो क्या करना पड़ेगा? तो यहां पे भी लगता है कि यार यहां तो मामला बिगड़ गया होगा, यहां हमारा ऑडिटर इंडिपेंडेंट नहीं रहा होगा। सीधी सी बात है, अगर मैंने किसी को लोन दिया है और मुझे पता है कि यहां पे घपला चल रहा है और मैं रिपोर्ट दूंगा तो इसका और नुकसान हो जाएगा, तो मैं नेगेटिव रिपोर्ट दूंगा ही क्यों? मैं कहूँगा मेरा पैसा आने दे, उसके बाद देखते हैं जो होगा देखा जाएगा, भाड़ में जान दो और दुनियादारी को। नहीं, ऐसा नहीं करना। तो यहाँ पे भी क्या है, कहीं ना कहीं मैंने लोन दिया है तो कहीं ना कहीं मेरा सेल्फ इंटरेस्ट सेट आ गया ना, मुझे पैसा मिलेगा मेरा वापस, पहली बात है। फिर अनड्यू डिपेंडेंस, अनड्यू डिपेंडेंस ऑन क्लाइंट्स फीस एंड हैंस कंसर्न अबाउट लूजिंग द एंगेजमेंट। अब देखो क्या बात है कि यहां पर ऐसी बात है कि लग रहा है मेरे पास बहुत सारे क्लाइंट हैं, लेकिन जिस क्लाइंट का मैं ऑडिट करने गया हूं वहीं से मुझे मेजर इनकम आती है, मेरा अनड्यू डिपेंडेंस है उस पर, मेरा उस पर डिपेंडेंस है कहीं ना कहीं। मेरा जो घर बार चलता है, पूरा जो मेरा घर बार चलता है, उसका 80% जो इनकम आती है वो इस क्लाइंट ए से आती है जिसका मैं ऑडिट करने गया हूं। सोचो, अगर मैंने इसकी रिपोर्ट ही गलत दे दी, गलत मतलब अगर मैंने फ्रॉड को रिपोर्ट नहीं करा और मैंने रिपोर्ट को क्लीन दे दिया गलती होने के बाद भी, तो क्या होगा? बढ़िया होगा, मेरे लिए तो बढ़िया होगा, लेकिन जनता के लिए नुकसान होगा। और अगर मैंने रिपोर्ट सही दे दी, सही मतलब कि अगर मैंने गलत रिपोर्ट कर दिया इसकी अपनी रिपोर्ट में, जो कंपनी में धोखेबाजी कर रहा है ये इंसान, तो ये क्या कहेगा? चल भाई तेज ओले फटाफट से निकलो पहली फुर्सत में, आज से आपको ऑडिट करने की कोई जरूरत नहीं है, आज से हमारा रिश्ता और आपका खत्म होता है यहीं पे, हम किसी और से ऑडिट करवा लेंगे। और मेरे तो 80% फीस इससे आ रही थी, तो मेरे तो लॉस हो जाएगा, मेरे तो इस पर डिपेंडेंस है, मेरे तो घर बार इस पर डिपेंडेंट है कहीं ना कहीं, मेरे तो पूरा का पूरा घर बार संकट में आ जाएगा। इसीलिए तो कहीं ना कहीं यहां भी क्या है, मेरा सेल्फ इंटरेस्ट है और मेरा इंडिपेंडेंस पे थ्रेट है, ठीक है। अगर मेरी डिपेंडेंस है उस पर, अनड्यू डिपेंडेंस है फीस को लेकर के। क्लोज बिजनेस रिलेशनशिप है विद द ऑडिट क्लाइंट, जिसका मैं ऑडिट कर रहा हूं उसके साथ मेरा बिजनेस रिलेशनशिप है, तो मैं क्यों ही उसको गलत रिपोर्ट करूंगा? भाई मेरा भी नुकसान हो जाएगा, वरना वो रिलेशनशिप तोड़ देगा मुझसे बिजनेस का, गलत बात। पोटेंशियल एम्प्लॉयमेंट विद द क्लाइंट, हाँ अब यहां पर क्या है पोटेंशियल एम्प्लॉयमेंट का मतलब कि अभी मैं उसको ऑडिट करता था, उसने कहा कि एक काम करते हैं, हम तुम्हें अपनी कंपनी में जॉब पे रख लेंगे, छोड़ो ये ऑडिट वॉडिट करना छोड़ो, फर्म हम बंद करो अपनी, हमारी कंपनी में जितना पैसा तुम्हें यहां मिलता है उसका 200% इंक्रीमेंट हम देते हैं तुम्हें। कितना कमाते हो यहां पे? 2 करोड़ 4 करोड़, हम तुम्हें 10 करोड़ देते हैं, चलो हमारी कंपनी में आकर काम करो फटाफट से। लेकिन उसके लिए क्या करना पड़ेगा? इस साल को खत्म करो अपने, ये साल खत्म करो, इस साल की रिपोर्ट दो और अगले साल से आ जाओ ज्वाइन कर लो फटाफट से, 10 करोड़ रुपए पर ईयर। मैंने कहा सही है यार, लेकिन अब मैं जब ऑडिट करने गया तो मैंने देखा यार इसमें तो बहुत घपलेबाजी कर रही है, बहुत फ्रॉड आदमी है ये तो। अब अगर मैंने उसको फ्रॉड रिपोर्ट कर दिया अपनी ऑडिट रिपोर्ट में, तो मेरे को जो 10 करोड़ का जॉब ऑफर मिलने वाला है तो क्या हो जाएगा?
तो वो तो गया, वो कहा एक तो हम तेरे को जॉब पे रखे हैं, ऊपर तो हमारे ही बिजनेस को नुकसान पहुंचाओ, बताओ ये तो गलत बात हो जाएगी। तो यहाँ पे भी क्या है, सेल्फ इंटरेस्ट है कि नहीं है, मेरे को जॉब मिलने वाली है उसके यहाँ पे 10 करोड़ रुपए की, तो मैं जल्दी से ना गलत रिपोर्ट दे देता हूँ, तो ये बात भी। तो यहाँ पे भी क्या हो गया, मेरा इंडिपेंडेंस इन्फ्लुएंस हो गया कि नहीं हो गया, बिल्कुल हो गया, ठीक है। ओके आगे बढ़ते हैं। फिर क्या है, कंटिजेंट फीस फॉर द ऑडिट एंगेजमेंट, लास्ट 6 पॉइंट है, कंटिजेंट फीस फॉर द ऑडिट एंगेजमेंट। देखो क्या हुआ, मैं ऑडिट करने गया XYZ कंपनी का, उसने बोला कि आपको फीस मिलेगी बहुत तगड़ी, 5 लाख रुपए दूंगा मैं आपको, लेकिन कब, जब आप क्लीन रिपोर्ट देंगे। अगर आप सही रिपोर्ट देंगे, नहीं क्लीन मतलब कि सब कुछ सही सही है ऐसा अपनी रिपोर्ट में लिख देंगे। मैंने कहा हाँ लिख दूंगा, क्या दिक्कत है, 5 करोड़ 5 लाख रुपए दोगे ना, हाँ ठीक है। लेकिन जब मैं ऑडिट करने बैठा तो मैंने कहा यार ये तो बहुत ही गलत बात है, इसके अंदर बहुत ही गलतियां हैं। उसने कहा अगर आपने गलतियां रिपोर्ट करी तो मैं सिर्फ आपको 20,000 रुपए दूंगा। अब बताओ कहां 5 लाख कहां 20,000, कंटिजेंट फीस वो कब देगा, जब मैं क्लीन रिपोर्ट दूंगा, और जब मैं अगर फ्रॉड को रिपोर्ट कर दूंगा अपने ऑडिट रिपोर्ट में तो वो मेरे को सिर्फ 20,000 रुपए देगा। अब बताओ ये तो बहुत बुरी बात हो रही है, नुकसान हो जाएगा मेरा। तो कहीं ना कहीं मेरा इंटरेस्ट आ गया है ना यहाँ पे भी, यार 5 लाख रुपए चाहिए ना, कर दे रिपोर्ट। तो यहाँ पे मेरा इंडिपेंडेंस खतरे में है। तो ये 6 पॉइंट एग्जाम्पल के तौर पे दिए हुए हैं कि जहां पर मेरा सेल्फ इंटरेस्ट आ सकता है। बहुत रेलिवेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। कैसे ही पूछ सकता है, डायरेक्टली 4 नंबर में क्वेश्चन पूछ सकता है, डायरेक्टली 5 नंबर क्वेश्चन पूछ सकता है, या फिर पूछ सकता है बताओ एग्जाम्पल बता दो सेल्फ इंटरेस्ट थ्रेट के, बस। तो ये पढ़ने भी पड़ेंगे और मेरे को याद भी करने पड़ेंगे। पहला पॉइंट क्या था, पहला पॉइंट था डायरेक्ट या इनडायरेक्ट मेरा कहीं ना कहीं फाइनेंशियल इंटरेस्ट है। सेकंड क्या था, कहीं ना कहीं लोन और गारंटी टू और फ्रॉम द क्लाइंट। थर्ड में क्या है, अनड्यू डिपेंडेंस है। फोर्थ में क्लोज रिलेशनशिप है। फिफ्थ में एम्प्लॉयमेंट मिलने वाली है, पोटेंशियल एम्प्लॉयमेंट। और फिफ्थ में कंटिजेंट फीस। तो इस प्रकार से 6 की 6 पॉइंट मेरे याद हो जाते हैं, और मेरे को याद 2 बार पढ़ने हैं, याद अपने आप हो जाएंगे। मैं समझ लिया अच्छे से तो मैं लिख भी पाऊंगा, ठीक है। बट ऐसे पूछ सकता है, और ऐसे ने पूछा भी है, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कहीं ना कहीं, ठीक है। लेट स्टार्ट फर्दर। फिर क्या है, सेल्फ रिव्यू थ्रेट। ये सिंपल काफी है। देखो सेल्फ रिव्यू थ्रेट का मतलब क्या होता है, रिव्यू का मतलब क्या होता है, रिव्यू करना, एक तरीके से दोबारा से देखना। और सेल्फ रिव्यू कि खुद ही देख रहे हैं, खुद ही चेकिंग कर रहे हैं। जो काम खुद ने ही करा, खुद के काम को खुद ही चेक करेंगे। अब खुद के काम को खुद ही चेक करोगे तो क्या खुद की गलती कभी नजर आती है क्या जीवन में? नहीं, खुद की गलती तो कभी दिखती नहीं इंसान को। तो सेम चीज यहां पे होगी। तुमने ही अगर अकाउंटिंग करी है, या तुम ही इस यहां पर काम करके गए और तुम ही ने अपनी फर्म खोल ली बाद में, और तुम ही उस कंपनी ऑडिट करने आ गए, अब तुम कहोगे यार काम तो मैंने ही करा, गलती कैसे हो सकती है, मेरे काम में गलती? ऐसा नहीं, ऐसा हो सकता है क्या? तो सेल्फ रिव्यू थ्रेट। तो यहाँ पे थ्रेट कैसा है, यहाँ पे सेल्फ रिव्यू थ्रेट आ जाएगा। यहाँ पे भी इंडिपेंडेंस क्या हो जाएगी, हार्म हो जाएगी। कहीं ना हम क्या पढ़ रहे हैं, कहाँ कहाँ मेरी इंडिपेंडेंस हार्म हो सकती है। तो पहला पॉइंट क्या है, सेल्फ इंटरेस्ट की वजह से अगर मेरा फाइनेंशियल इंटरेस्ट है तो कहीं ना कहीं मेरा इंडिपेंडेंस खतरे में आएगा। दूसरा कब खतरे में आएगा, सेल्फ, अरे यार मेरे को पता है ना मैंने तो किया तो सही होगा, मैं क्या चेक करूं इसमें, या ऊपर ऊपर से देख लोगे तुम। अगर सोचो तुम्हें ही चेकिंग करने का ऑप्शन दे दी जाए, तुम्हारा पेपर तुम खुद ही चेक करो, ओ माय गॉड, तो मजा ही आ जाएगा कि खुद का पेपर खुद ही चेक कर रहे हैं, फिर 100 में 100 नंबर भी आ जाएंगे, हैं? तो क्यों, कोई गलती तो नजर आनी नहीं है। तो ये वाली बात होती है। तो खुद के काम में खुद चेक करोगे तो क्या ही है, फिर तो इंडिपेंडेंस खतरे में है ही कहीं ना कहीं। तो सेल्फ रिव्यू थ्रेट अकर व्हेन ड्यूरिंग अ रिव्यू, when during a review of any judgment or conclusion reached in a previous audit or non-audit engagement, or when a member of the audit team was a previously director or senior employee of the client। यानी कि या तो हम या हमारा कोई पार्टनर या कोई सीनियर मेंबर जिस कंपनी में ऑडिट करने जा रही है, हमारी पूरी टीम या हम लोग, वहां पर वो डायरेक्टर था पहले, या वहां पर वो किसी सीनियर पोजीशन पर था, उसने ही काम करा हुआ है, तो फिर तो क्या हमारे ही बंदे ने काम करा ना, हम ही लोगों ने काम करा, हम में से किसी एक ने, और वही चेक करने जा रहा है। तो सेल्फ रिव्यू थ्रेट आएगा ही आएगा, सीधी बात है ये तो। नॉन ऑडिट सर्विस इंक्लूड एनी प्रोफेशनल सर्विस प्रोवाइडेड टू एन एंटिटी बाय एन ऑडिटर, ठीक है, अदर देन ऑडिट और रिव्यू ऑफ द फाइनेंशियल स्टेटमेंट। दिस इंक्लूड मैनेजमेंट सर्विस, इंटरनल ऑडिट, इन्वेस्टमेंट एडवाइजरी सर्विस एटसेट्रा, इंस्टेंस वेयर सच थ्रेट कम इनटू प्ले। कहां कहां पर सेल्फ रिव्यू थ्रेट आ सकता है, कहां कहां आ सकता है? देखो पहला पॉइंट, व्हेन ऑडिटर हैविंग रिसेंटली बीन डायरेक्टर, जब हमारा जो ऑडिटर था, ऑडिटर क्या था, डायरेक्टर था रिसेंटली उस कंपनी में, या किसी सीनियर पोस्ट पर था ऑफ द कंपनी, जिस कंपनी में ऑडिट करने के लिए जा रहे हैं, या व्हेन ऑडिटर परफॉर्म सर्विसेज दैट आर देमसेल्फ सब्जेक्ट मैटर ऑफ ऑडिट, ठीक है।
या वो ऐसी सर्विस में इंगेज था जो कहीं ना कहीं ऑडिट से रिलेटेड है। ऑडिट मतलब कि अकाउंटिंग कर रहा था वही, या बुक फाइनेंशियल उसी ने बनाई है, पहले वो अकाउंटेंट था उस कंपनी का, अब उसने जॉब छोड़ दी, अब वो क्या करने लगा, बढ़िया काम करने लगा, अपना प्रैक्टिस खोल ली अपनी। अब उसी कंपनी ने उसे ऑफर कर दिया, आओ जी हमारा ऑडिट करो। खुद ही अकाउंटिंग करके आया है वो, तो क्या चेक करेगा वो उसमें, चेक तो हो गया फिर बढ़िया तरीके से, वही वाले तो खुद के पर खुद ही चेक कर रहे हैं। तो बस ये वाली बात है इसके अंदर। तो फिर और क्या हो सकता है, एडवोकेसी थ्रेट। एडवोकेसी थ्रेट का मतलब क्या होता है कि सपोर्ट करना, किसी का पक्ष लेना। एडवोकेट का काम क्या होता है, एडवोकेसी करना, किसी का पक्ष लेना। तो वहीं अगर एडवोकेसी थ्रेट कब आएगा, एडवोकेसी थ्रेट की वजह से भी क्या हो सकता है, लग सकता है इंडिपेंडेंसी खतरे में है। तो यहां पर कौन सी वाली इंडिपेंडेंस खतरे में आएगी, यहां पर खतरे में आएगी इंडिपेंडेंस इन अपीयरेंस, कहीं ना कहीं। एक सेकेंड, यहां पे जो इंडिपेंडेंस खतरे में आ रही है वो कौन सी आ रही है, इंडिपेंडेंस इन अपीयरेंस। कैसे, एग्जाम्पल लेते हैं, देखो एग्जाम्पल लेते हैं, देखो मानो, ठीक है ठीक है, मानो ये है कोका, ठीक है, और ये है चिंकी, ठीक है, ये कोका है और वो चिंकी है, ठीक है, बहुत बढ़िया हो गया ये तो। अब देखो, कोका का ना एक दोस्त है, विकोका। ये कौन है, ये इसका फ्रेंड है, बेस्ट फ्रेंड भी कह सकते हो। अब देखो क्या हुआ, अब कोका को ना कोई बात है जो चिंकी को बतानी है, ठीक है, लेकिन कोका खुद नहीं जा पा रहा है, क्योंकि कोका को शर्म आ रही है। कोका थोड़ा वो होता है इंट्रोवर्ट, कोका बेचारा हमारा इंट्रोवर्ट टाइप है। ओके कोई बात नहीं। तो इसने विकोका से बोला, विक्कू भाई एक काम करो, एक काम करो, मैं तुम्हें एक लेटर दे रहा हूं, ठीक है, ये लेटर लेके चिंकी को पहुंचा दो, ठीक है, और साथ में क्या करो, मेरे बारे में कुछ सच सच बातें बताया ना कि मैं किस तरीके का इंसान हूं, जिससे क्या हो चिंकी को अच्छा लगे मेरे बारे में सुन करके। अब बताओ, अब चिंकी को पता है, चिंकी तो थर्ड पर्सन है ना, चिंकी तो थर्ड पार्टी है, थर्ड पर्सन है यहाँ पे फिलहाल, अभी तक तो थर्ड पर्सन ही है ना। अब ये मत कहना कि विको का थर्ड पर्सन है, नहीं, अभी चिंकी थर्ड पर्सन है, ठीक है, समझो कॉन्सेप्ट को, ठीक है, चिंकी जो है अभी थर्ड पर्सन है। अब विको का गया चिंकी के पास, विकोका ने बताया भाई अरे ये भेजा है कोका ने, और कोका जो है बहुत बढ़िया इंसान है, पढ़ा लिखा है, अच्छी सैलरी है, दिल का भी बहुत साफ है, फनी भी है, केयरिंग भी है, ऑनेस्ट भी है, लॉयल भी है, स्ट्रेट फॉरवर्ड भी है। अब चिंकी को क्या लगेगा कि ये जो बातें ये बता रहा है विकोका कोका के बारे में, तो चिंकी को क्या लगेगा, ये सच बोल रहा है या कहीं ना कहीं क्या ये इंडिपेंडेंटली बोल रहा है। चिंकी को क्या लगेगा, क्या ये इंडिपेंडेंटली बोल रहा है सारी बातें, क्या इसका इन्फ्लुएंस नहीं होगा, क्या इस पर इन्फ्लुएंस नहीं होगा कोका का चिंकी को। चिंकी के नजरिए सोचो जरा, हो सकता है, हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। क्यों, क्योंकि चिंकी को बताया कि भाई ये कोका विकोका आपस में बहुत गहरे मित्र हैं, तो विकोका जो बात बता रहा होगा वो क्या हो सकता है, कहीं ना कहीं अपने फ्रेंड के बारे में अच्छी अच्छी बातें बता रहा होगा ना। ये जो बुराइयां होंगी वो तो छुपा ली होंगी इसने, और जो अच्छी अच्छी बातें हैं उसकी ये क्या कर रहा है, तरफदारी कर रहा है, अपने फ्रेंड की तरफदारी करके मेरे को बातें बताने आया है कि मेरा फ्रेंड देखो कितना अच्छा है, सब कुछ अच्छा है कहीं ना कहीं। तो कहीं ना कहीं विको चिंकी की नजर में विकोका की जो है इंडिपेंडेंस, विकोका की इंडिपेंडेंस जो है वो थ्रेट में है कि नहीं है चिंकी के पॉइंट ऑफ व्यू से, कि भाई यार नहीं, लगता नहीं है कि इतना भी सच बोल रहे हो तुम, है थोड़ी होता है। तो चिंकी को ऐसा लग सकता है, बिल्कुल लग सकता है। क्यों, क्योंकि कहीं ना कहीं ये क्या कर रहा है, उसकी तरफदारी कर रहा है, कोका की तरफदारी कर रहा है कि नहीं कर रहा है, और दोनों क्या आपस में मिले हुए हैं, मिले हुए मतलब दोस्त हैं गहरे। अब चाहे कितना भी सच बोल रहा हो, बट नजरिए सोचो, चिंकी की नजर सोचो, क्या इसे पता है तो उसका दोस्त है ना, तो क्यों ही सच क्या ही बोल रहा होगा, याद है तो वही बोल रहा होगा जो उसे सिखा करके भेजा होगा कोका ने। तो ये वाली बात होगी, समझ आया। तो ये होता है एडवोकेसी थ्रेट।
तो कहीं ना कहीं विको का क्या कर रहा है, इसकी एडवोकेसी कर रहा है, सपोर्ट कर रहा है, तरफदारी कर रहा है। ये वाली बात हो जाती है यहाँ पे, ठीक है। इसको हटाते हैं, आप पढ़ते हैं, देखो आप समझ आएगा बढ़िया एकदम। चलो आ जाओ भाई। एडवोकेसी थ्रेट अकर व्हेन द ऑडिटर प्रमोट कर रहा है, देखो विको का क्या कर रहा था, प्रमोट कर रहा था ना, कोका को प्रमोट्स और इज परसीव्ड टू प्रमोट, या ऐसा लग रहा है कि प्रमोट करेगा अ क्लाइंट्स ओपिनियन टू अ पॉइंट वेयर पीपल में बिलीव दैट ऑब्जेक्टिविटी इज गेटिंग कॉम्प्रोमाइज, जहां पर लोगों को लगेगा कि भाई इसकी ऑब्जेक्टिविटी कॉम्प्रोमाइज हुई है, ये बायस है, ये अनबायस नहीं है, ऐसा लग सकता है। और ऐसा अगर लग रहा है तो कहीं ना कहीं इंडिपेंडेंस इन अपीयरेंस खतरे में है, ठीक है। एग्जाम्पल क्या दिया देखो, व्हेन एन ऑडिटर डील्स विद द शेयर्स और सिक्योरिटीज ऑफ द ऑडिटेड कंपनी, अगर ऑडिटर ही है जो कंपनी के शेयर और सिक्योरिटीज में डील करता है और वही जाकर के ऑडिट कर रहा है, तो लोगों की नजर से क्या लगेगा, अबे यार ये तो सच, ये तो बोलेगा ही ना, इसके ये तो डीलिंग करता है शेयर्स की, इसके पास भी तो होंगे शेयर, तो ये अच्छा बोलेगा तभी तो कंपनी की वैल्यूएशन बढ़ेगी, तो ये तो मिला हुआ है कंपनी से, इससे एडवोकेसी करेगा ही करेगा, तरफदारी करेगा, तो बायस है, तो ऐसा लगेगा, ठीक है। और बिकम द क्लाइंट्स एडवोकेट इन लिटिगेशन एंड थर्ड पार्टी डिस्प्यूट, ऑब्वियसली इन सच सिचुएशन ऑडिटर कैन बी परसीव्ड, इन सब सिचुएशन में ऑडिटर कैसा लग सकता है हमें, एज बैकिंग, क्या कर रहा है, बैक कर रहा है अपने क्लाइंट को, एज बैकिंग एंड चैंपियनिंग कॉजेज ऑफ ऑडिटी क्लाइंट, एंड इट में लीड टू बिलीव दैट ऑडिटर इज नॉट एक्टिंग एंड वर्किंग ऑब्जेक्टिवली, ठीक है। तो क्या लगेगा, ना तो ऐसा लगेगा कि हमारा ऑडिटर जो है एक्ट नहीं कर रहा है और वर्क भी नहीं कर रहा है, कैसे, ऑब्जेक्टिवली। क्लियर है, बिल्कुल क्लियर होगा, ठीक है। फिर बात करते हैं फैमिलियरिटी थ्रेट, ये तो बिल्कुल सिंपल है, अरे मेरे को पता है कि यहां मेरा फैमिली रिलेशन इन्वॉल्व है, मुझे पता है मेरे भाई की कंपनी है, मुझे पता है किसी मेरे रिलेटिव की कंपनी है, तो मैं उसमें ऑडिट करूंगा जाकर के, तो कहीं ना कहीं तो फैमिलियरिटी थ्रेट आएगा यार, चलना कर दे यार, भाई नहीं है क्या अपना, अपना ही तो भाई है, कर ले हैं, तो वाली बात आती है, तो फैमिलियरिटी थ्रेट आ जाता है। देखो फैमिलियरिटी थ्रेट आर सेल्फ एविडेंट, ये तो अपने आप में ही सेल्फ एविडेंट है, एंड अकर व्हेन ऑडिटर फॉर्म रिलेशनशिप, यहां तो सीधा रिलेशनशिप बन चुका है विद द क्लाइंट वेयर दे एंड अप बीइंग टू सिंपैथेटिक, तो जब खुद के घर की कंपनी, खुद के रिलेटिव की कंपनी होगी तो थोड़ी सी सिंपैथी होगी ना, थोड़ी तो हमारे उस रिलेशनशिप में ऐसा होगा कि हमें सिंपैथी रहेगी, अपने भाई की कंपनी के प्रति थोड़ी सिंपैथी रहेगी ना, यार अगर मान से फ्रॉड करा है बता दिया तो लॉस हो जाएगा पूरी कंपनी का, तो करते थोड़ा छुपा लेते हैं, तो सिंपैथी रहेगी नहीं रहेगी, बिल्कुल रहेगी। दिस कैन अकर मैनी वेज, बहुत तरीके हैं इसके तो, ठीक है। कैसे कैसे हो सकता है देखो, अगर सीधा क्लोज रिलेटिव है भाई हमारा, क्लोज रिलेटिव ऑफ द ऑडिट टीम वर्किंग इन अ सीनियर पोजीशन ऑफ द क्लाइंट्स कंपनी, अगर उस कंपनी में हमारा कोई क्लोज रिलेटिव काम कर रहा है सीनियर पोजीशन पर, तो सीधा क्या आ जाएगा, फैमिलियरिटी थ्रेट है। फॉर्मर पार्टनर ऑफ द ऑडिट टीम, ऑडिट फर्म, हमारा कोई पुराना पार्टनर बीइंग अ डायरेक्टर और सीनियर एम्प्लॉय ऑफ द क्लाइंट, उस कंपनी का क्या डायरेक्टर है या क्लाइंट है, तो लो फिर तो जिससे हमने सब कुछ सीखा है उसी के काम को जाकर के मुझे ऑडिट करना है। मानो कि क्या था, मैं आर्टिकलशिप में थे, तुम लोग, तुम्हारा कोई सीनियर था या पार्टनर सीनियर मेंबर था, वो उसने तुम्हें सारा ऑडिट करना सिखाया है, अब वो किसी कंपनी में डायरेक्टर है, अब बड़े होकर तुम सीए बन गए, उस कंपनी ने तुम्हें हायर कर लिया ऑडिट करने के लिए, अब तुम वहां गए, तुमने कहा अरे सर आपसे सब कुछ सीखा है सर, अब आपके काम में गलती कैसे निकाले, तो वहां तो ऐसा क्लोज रिलेशन बन गया है कि अब तुम फंस चुके हो, ठीक है। निकालोगे तो यार चल ना, मुझसे ही सीखा, मुझे सिखा रहा है, हट सही कर इसको, तो ऐसा हो जाएगा। तो लॉन्ग एसोसिएशन बिटवीन स्पेसिफिक ऑडिटर एंड देयर स्पेसिफिक क्लाइंट काउंटर पार्ट्स, या फिर कि अब एक बहुत लंबा समय हो गया हमें एक दूसरे के साथ, हम दोनों ने एक अच्छा समय बिता लिया है एक दूसरे के साथ, एक बहुत गहरा लंबा समय हम दोनों साथ में बिता चुके हैं, लाइक जैसे कि मैं पिछले 5 साल से तुम्हारा ऑडिट कर रहा हूं, तो अब हमें साथ में 5 साल हो गए हैं, तो कहीं ना कहीं हमारे बीच में एक रिश्ता बन गया होगा, हम समझ चुके होंगे एक दूसरे को कि कहाँ पे क्या गड़बड़ हो सकती है, कहाँ क्या हो सकता है। तो जब भी ऐसा कुछ होता है कि लंबा समय हो जाता है, 4 साल 5 साल हो गए, तो एक रिलेशन बिल्ड हो जाता है, तो एक फैमिली वाली फीलिंग आई थी, अरे यार ठीक है यार चलो कोई नहीं, दिवाली पे गिफ्ट जा रहे हैं एक दूसरे के घर, होली पे गुलाल लगाने जा रहे हैं एक दूसरे के, है ना, क्रिसमस पे गिफ्ट जा रहे हैं एक दूसरे के घर,
ऐसे ही मनोरंजन कर रहे हैं, घूमने निकले, कभी ट्रिप पे जा रहे हैं, तो ऐसा हो जाता है, रिलेशन बन जाता है, तो वो वाली बात होती है। इसलिए लिखा हुआ है लॉ में कि हर 5 या हर 10 साल, अगर फर्म है तो 10 साल और इंडिविजुअल तो 5 साल, आपको रोटेशन करनी पड़ती है। रोटेशन मतलब आपको क्या करना पड़ता है, ऑडिटर चेंज करना पड़ता है। आगे पढ़ेंगे, सेफ गार्ड में बताएगा ये, ठीक है। एक्सेप्टेंस ऑफ सिग्निफिकेंट गिफ्ट, हॉस्पिटैलिटी फ्रॉम द क्लाइंट कंपनी, इट्स डायरेक्टर और एम्प्लॉय। अगर आपको कंपनी वाले गिफ्ट ऑफर कर रहे हैं, गिफ्ट मतलब सिग्निफिकेंट गिफ्ट, मैक्लेरन गिफ्ट कर दिया आपको कंपनी वालों ने, आइए ऑडिटर साहब आप हमारी कंपनी ऑडिट करते हैं, लीजिए मैक्लेरन लीजिए ना, जरा ये गिफ्ट लीजिए ऐसा प्यार से, और देखिए जरा ऑडिट करना है आपको अगले महीने आकर के। अब बताओ, है मामला गड़बड़ यहाँ पे, है ना, ये वाली बात है, ठीक है। तो सिग्निफिकेंट गिफ्ट, हॉस्पिटैलिटी, अरे सर क्या कर रहे हैं, थाईलैंड घूम के आइए ना, आपके लिए 15 दिन की ट्रिप लगाई हमने आप फैमिली के साथ। थाईलैंड फैमिली थोड़ी जाओगे, तो आप अकेले जाइए, चलिए जैसे आपको जाना है आप उसके साथ जाइए, कोई दिक्कत नहीं है। तो 15 दिन की थाईलैंड की ट्रिप मार के टिकट हमारी तरफ से, अरे ये कैसी बात है, बिना वजह गिफ्ट, किस बात का गिफ्ट, तो कहीं ना कहीं तो मामला गड़बड़ होने वाला है भाई, है ना। तो ये वाली बात है। होली दिवाली भी गिफ्ट आ रहे हैं, वो अलग है, वो काउंट नहीं कर सकते यहाँ पे एक बार को, वो अलग बात है, ठीक है। चलो देखो ये वाली बात लिखिए। तो प्रोविजंस इन कंपनीज एक्ट 13 रिगार्डिंग रोटेशन ऑफ ऑडिटर, लो जिसकी बात कर रहे थे अभी, बता दिया ना, मेनली एड्रेस दीज वेरी फैमिलियरिटी थ्रेट, सच प्रोविजन प्रिस्क्राइब दैट ऑडिटर इज रोटेटेड आफ्टर अ सर्टेन नंबर ऑफ ईयर, सर्टेन नंबर ऑफ ईयर 5 या 10 साल, एज द केस में भी, सो दैट ऑडिटर डू नॉट बिकम टू फैमिलियर विद देयर क्लाइंट, तो हमारा ऑडिटर क्या हो जाए, ज्यादा घुल मिल ना जाए उसके साथ, इसीलिए, ठीक है। रिश्तों के बीच में थोड़ा ब्रेक बनता है ना, किटकैट ब्रेक, बीच में किटकैट ब्रेक दे दिया है, लाइक वैसा। लास्ट, इंटिमिडेशन थ्रेट, इंटिमिडेशन थ्रेट, इंटिमिडेशन का मीनिंग क्या होता है, डराना, धमकाना, प्रेशराइज करना। तो वो अब हमारे ऑडिटर से क्या बोल रहे हैं, अरे देखो क्लीन रिपोर्ट अगर नहीं दी ना तो आपको अगले साल ऑडिट करने की जरूरत नहीं है, हम किसी और से करवा लेंगे और आपकी फीस भी आधी मिलेगी इस बार, अगर आपने क्लीन रिपोर्ट नहीं दी तो। अरे सीधा चुनौती, खुली चुनौती है, चेतावनी है, क्लीन रिपोर्ट दो नहीं तो निकलो। अरे ये गलत बात है। तो ये क्या इंटिमिडेशन कर रहे हैं, डरा रहे हैं, धमका रहे हैं, निकाल देंगे आपको। अब बेचारा लो इंडिपेंडेंस खतरे में आ गई, अगर उसको नहीं निकलना है तो उसे वो रिपोर्ट देगा बेचारा, सही। तो ये वाली बात है। इंटिमिडेशन थ्रेट अकर व्हेन ऑडिटर आर डेटर्ड फ्रॉम एक्टिंग ऑब्जेक्टिवली विद एन एडुकेट डिग्री ऑफ प्रोफेशनल स्केप्टिज्म, ठीक है। जहां पर क्या किया गया है, उसको डिटेरिएट किया गया है, रोका गया है, क्या करने से, एडुकेट डिग्री प्रोफेशनल स्केप्टिज्म करने से रोका गया है, ऑब्जेक्टिवली परफॉर्म करने से रोका गया है, ठीक है। बेसिकली दिस कुड हैपन व्हेन बिकॉज ऑफ थ्रेट ऑफ रिप्लेसमेंट ओवर डिसएग्रीमेंट। अगर कुछ डिसएग्रीमेंट हमारे बीच हो तो हमको रिप्लेस कर देंगे, आपको आने की जरूरत नहीं है, अगली बार से हमारे पास और भी ऑडिटर हैं, हम उससे करवा लेंगे। तो लो सीधा निकालने की धमकी है, तो इंटरनल धमकाना, डराना, ठीक है। विद द एप्लीकेशन ऑफ अकाउंटिंग प्रिंसिपल और प्रेशर और डिसप्रपोर्शनेटली रिड्यूस वर्क इन रिस्पॉन्स टू रिड्यूस ऑडिट फीस, लो या फिर ऑडिट की फीस कम कर देंगे आपकी, सीधी बात है। और बीइंग थ्रेटन्ड विद द लिटिगेशन, सच थ्रेट अटेम्प्ट टू इंटिमिडेट ऑडिटर टू डिटर देम फ्रॉम एक्टिंग ऑब्जेक्टिवली, बेचारे को अनबाइज्ड काम करने से रोकना, ये क्या कहलाता है, इंटिमिडेशन थ्रेट, ठीक है। एक बात बताओ, मेरे पास फंडामेंटल प्रिंसिपल कितने होते हैं, सबसे पहले जो पढ़े थे, इंटेग्रिटी, ऑब्जेक्टिविटी, प्रोफेशनल कॉम्पिटेंस एंड ड्यू केयर, फिर कॉन्फिडेंशियलिटी और लास्ट में प्रोफेशनल बिहेवियर। और इंडिपेंडेंस कितने टाइप की हो सकती है, दो टाइप की इंडिपेंडेंस जरूरी है, इंडिपेंडेंस इन द माइंड एंड इंडिपेंडेंस इन अपीयरेंस। आप दिमाग से भी इंडिपेंडेंस जरूरी है और आपके हुलिये से भी, आपके एटीट्यूड से भी लगना चाहिए, अरे भाई दमदार इंसान है, ये नहीं बिकने वाला। लेकिन इंडिपेंडेंस कहां खतरे में आ सकती है, 5 जगहों से खतरे में आ सकती है, सेल्फ इंटरेस्ट थ्रेट, सेल्फ रिव्यू थ्रेट, एडवोकेसी थ्रेट, फैमिलियरिटी थ्रेट और इंटिमिडेशन थ्रेट। तो ये 5 थ्रेट हैं जो मेरी इंडिपेंडेंस को प्रभावित कर सकते हैं। क्लियर है, बिल्कुल क्लियर है, ठीक है ना। तो ये है, और ये पढ़ने जरूरी है क्योंकि यहां से क्वेश्चन एग्जाम में बहुत बार आईसीआई पूछ लेता है और पूछता भी है, बहुत बहुत और बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये कहीं ना कहीं, ठीक है। इसके बाद क्या है, सेफगार्ड आएंगे, ठीक है। लो सेफगार्ड दिए हुए, फटाफट से रीड आउट कर लेते हैं। कुछ नहीं, बहुत सिंपल सिंपल सेफगार्ड्स हैं कि जो थ्रेट है इनसे कैसे बचा जा सकता है, ठीक है। ये कुछ ये पढ़ लो, ये दे रखे हैं, ये पूछ सकता है 3-4 नंबर में, ठीक है। आ जाओ, तो देखो, टू एड्रेस द अबव इशू द फॉलोइंग गाइडलाइन प्रिंसिपल टू बी अप्लाइड, उन इशू को एड्रेस करने के लिए कुछ गाइडलाइन दी हुई है।
फॉर द पब्लिक टू हैव कॉन्फिडेंस, जिसे पब्लिक को कॉन्फिडेंस आए इन द क्वालिटी ऑफ ऑडिट, हमारी ऑडिट की क्वालिटी पे, इट इज एसेंशियल दैट ऑडिटर शुड ऑलवेज बी, हमेशा कैसा होना चाहिए, एंड अपीयर्स टू बी इंडिपेंडेंट ऑफ द एंटिटी दैट दे आर ऑडिटिंग, कि जिस क्लाइंट का अवॉइड कर रहे हैं उससे क्या रहे, वो हमेशा इंडिपेंडेंट रहे, उससे मिला जुला ना हो या उसका कोई रिलेशन ना हो आपस में, सीधी बात, ठीक है। तो शुरुआती क्लास में भी देखा था ये। तो बिफोर टेकिंग ऑन एनी वर्क, किसी भी वर्क को एक्सेप्ट करने से पहले ऑडिटर मस्ट कॉन्सेंशियसली, ठीक है, क्या कंसेंशियसली क्या करना चाहिए, उसे कंसिडर करना चाहिए वेदर इट इन्वॉल्व्स थ्रेट टू हिज इंडिपेंडेंस। तो काम को एक्सेप्ट करने से पहले हमारा ऑडिटर क्या करेगा, कॉन्शियसली क्या करेगा, उसको कॉन्शियसली क्या करेगा, ये आइडेंटिफाई करेगा कि मेरा थ्रेट तो नहीं है यहां पे किसी चीज का, मेरा इंडिपेंडेंस तो थ्रेटन नहीं हो रहा है यहां पे, तो वो सारी हरकत करेगा, ठीक है। फिर थर्ड, व्हेन सच थ्रेट एग्जिस्ट, अगर सच थ्रेट एग्जिस्ट कर रहा है, द ऑडिटर शुड ईदर डिजिस्ट फ्रॉम द टास्क और एलिमिनेट द थ्रेट, या तो वो टास्क को ही मना कर देगा, नहीं भाई मेरा यहां पे इंडिपेंडेंस प्रभावित हो रहा है, मैं नहीं कर सकता, या फिर उस थ्रेट को हटाने का प्रयास करेगा, और एट द वेरी लीस्ट, या फिर कम, बहुत ही ज्यादा कम करने का प्रयास करेगा कि भाई कि इंडिपेंडेंस प्रभावित ना हो, मेरी इंडिपेंडेंस की, ठीक है। पुट इन प्लेस सेफगार्ड विच रिड्यूस, तो ऐसे सेफगार्ड लगाया, इससे क्या होगा, ऑडिटर का थ्रेट कम हो जाए या एलिमिनेट हो जाए। ऑल सच सेफगार्ड मेजर्स नीड टू बी रिकॉर्डेड इन अ फॉर्म दैट कैन सर्व एज अ एविडेंस ऑफ कंप्लायंस विद द ड्यू प्रोसेस। तो क्या करेगा, सारे के सारे सेफगार्ड को रिकॉर्ड करेगा इन द फॉर्म, जो भी सेफगार्ड्स ने लगाए हैं वो सेफगार्ड्स वो अप्लाई करेगा और उसको रिकॉर्ड भी करेगा, ठीक है, जिससे क्या हो, उसका एविडेंस रहेगा कि हाँ मैंने सेफगार्ड लगाया था, ये थ्रेट आ रहा था इसलिए। इफ द ऑडिटर इज अनेबल टू फुल्ली इंप्लीमेंट credible and adequate safeguard, then he must not accept the work. और अगर हमारा ऑडिटर जो है सेफगार्ड लगाने के लिए अनेबल है, सेफगार्ड्स नहीं अप्लाई कर पा रहा या नहीं कर सकता, तो उसे वर्क कोई एक्सेप्ट नहीं करना चाहिए, ठीक है। तो ये थी मेरी बात। तो मैंने क्या क्या देखा, सेफगार्ड्स देखे, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट, मैंने थ्रेट्स देखे, कौन कौन से इन्वेंट को प्रभावित करने वाले थ्रेट है, और फंडामेंटल प्रिंसिपल पिछली क्लास में देखे हुए थे, उसको दोबारा से मैंने एक बार रिवाइज कर लिया। और इंडिपेंडेंस के बारे में मैंने मतलब सीखा कि माइंड से इंडिपेंडेंस कैसे होती है और अपीयरेंस से इंडिपेंडेंस कैसे होती है, ठीक है। अब आगे बढ़ेंगे और फिर प्रोफेशनल स्केप्टिसिज्म आएगा इसके बाद, लेकिन उसको मैं लेकर के चलूंगा आपको नेक्स्ट क्लास में, क्योंकि आज के लिए इतना इनफ है मेरे ख्याल से, क्योंकि ये अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तो उसको रीड आउट करना बहुत जरूरी है, और वो याद करना है मेरे को, ये सब चीजें, ये सब मतलब जो एग्जाम्पल जहां दिए वो सेल्फ इंटरेस्ट वाला हो गया, मेरा फैमिलियरिटी वाला हो गया, ये अलग से पूछ रहे थे, बहुत ज्यादा रेलिवेंट है ये, ठीक है। और पूछ तो कोई सा भी सकता है 3-4 नंबर में, बट ये जरूर पूछ सकता है वो, ठीक है। चलिए ओके, बाय बाय, टेक केयर, अपना ध्यान रखो, अपनों का ध्यान रखो, और पढ़ते रहो, और मिलते हैं अपने अगले लेक्चर में। चलिए बाय बाय।